हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने ट्वेल्थ क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है जिसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जरा इसको ध्यान से देखें। देखो, केमिकल काइनेटिक्स जो होता है इसमें 3 पार्ट्स को डिस्कस हम लोग करेंगे। पहला क्या होता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन की स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे, रेट के बारे में। फिर उस रेट को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। फिर उसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कौन कौन से मैकेनिज्म है, 3 पार्ट्स में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो इसका डेफिनेशन देखो, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के रेट को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट्स करेंगे, इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। इट ऑल्सो डील्स विथ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब सिंपल कहने का मतलब कि केमिकल काइनेटिक्स में 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स को मिला दोगे तो उसका डेफिनेशन बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 जिसका नाम है रेट ऑफ रिएक्शन। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें। अब हम लोग इसमें पहला पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन ये पहला पार्ट हम लोगों का है। इसको अच्छे से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखो, इसमें एक वर्ड है रेट। रेट क्या होता है? तो देखो, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, मतलब यूनिट टाइम में किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन का कितना चेंज हो रहा है, या प्रोडक्ट से देख लो प्रोडक्ट का कितना चेंज हो रहा है, उसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन। और इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रेट बराबर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम, तो इसको हम लोग शॉर्ट में से लिख देंगे R बराबर डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। इसको हम लोग ऐसे भी कभी कभी लिख देते हैं DC अपॉन DT। ये बन गया आपका फॉर्मूला किसका, रेट का। C का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। अब जरा देखें ध्यान से, C का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। C का मतलब क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन। तो समझने वाली बात है कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन को ही हम लोग इस चैप्टर में मोलारिटी बोलेंगे। इस चैप्टर में कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलारिटी। और इसको सिंबल में हम लोग ऐसे भी दिखा देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में। जहाँ दिखाएंगे तो तुम समझ जाना कि कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी की बात कर रहा है। और एक और चीज़, डेल्टा जो है यहाँ पर ये चेंज बताता है, और ये चेंज क्या होगा, लार्ज चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो थोड़ा सा लार्ज अगर डिफरेंस है तो डेल्टा इस्तेमाल करेंगे। डी भी क्या बताता है, चेंज बताता है, लेकिन ये क्या बताएगा, स्मॉल चेंज के बारे में बताएगा। तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन हो गया कि रिएक्शन में रिएक्टेंट का मोलारिटी का चेंज, या कॉन्सेंट्रेशन का चेंज, या प्रोडक्ट ले लो उसका चेंज अपॉन चेंज इन टाइम, उससे तुम रेट निकाल सकते हो। और C का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये देखना है कि यूनिट ऑफ रेट क्या होता है। यूनिट ऑफ रेट का यूनिट क्या होगा, तो ज़रा देख लो यहाँ पर ध्यान से। रेट का हम लोगों को निकालना है यूनिट। तो डेल्टा C का मतलब क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन, मतलब मोलारिटी। तो मोलारिटी कैपिटल M से दिखाते हैं। और डेल्टा T का मतलब हो गया टाइम। हम लोग मोलरिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल
पर लीटर पर टाइम, ये हो गया यूनिट। तो आर का यूनिट क्या कैसे लिखोगे, ऐसे लिखना मोल पर लीटर पर टाइम। ये मोलरिटी की जगह पर लिख दिया गया, मोलरिटी बराबर होता है मोल अपॉन टाइम। और टाइम किस किस यूनिट में हो सकता है, टाइम आपका सेकेंड में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, वीक में हो सकता है, या ईयर्स में भी हो सकता है आपका। तो कुछ भी इसमें से आपका टाइम दे सकता है, सेकेंड या आवर्स या मिनट या वीक या ईयर्स भी हो सकता है। तो रेट का यूनिट ये होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इन बातों को ज़रा दिमाग में रखना है। ये बेसिक आपका सब कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लें। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। स्पीड के बेसिस पे रिएक्शन का टाइप्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। पहला वेरी फास्ट रिएक्शन, रिएक्शन विच आर कंप्लीटेड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ऐसा रिएक्शन जो 1 सेकेंड से भी कम टाइम लेता हो और वो कंप्लीट हो जाता हो, मतलब जितना रिएक्टेंट रखा गया है वो रिएक्टेंट पूरा प्रोडक्ट में ख़त्म हो जाए 1 सेकेंड से भी कम समय, मतलब 1 सेकेंड से भी छोटा टाइम उसमें लगता है ख़त्म होने में। तो बताओ कितना फास्ट रिएक्शन है। मतलब कह सकते हैं कि तुम जानते हो कि रेट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो रिएक्शन विच आर कंप्लीटेड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो बता वेरी फास्ट रिएक्शन का मतलब कि जिसका रेट बहुत ज़्यादा हो। इसमें क्या होता है कि जो डेल्टा होता है, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम, ये वेरी स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल। मतलब वेरी फास्ट रिएक्शन के लिए जो डेल्टा टी होता है, टाइम जो होता है, और रिएक्शन को ख़त्म होने में, रिएक्टेंट को पूरा प्रोडक्ट में जाने में टाइम बहुत ही कम लगता है। तो जाहिर सी बात सोचो, जब नीचे बहुत ही कम होगा तो आर क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि रेट इसमें क्या हो जाएगा, वेरी हाई। रेट क्या हो जाएगा, वेरी हाई। तो वेरी फास्ट रिएक्शन क्या है, जिसको कंप्लीट होने में बहुत स्मॉल टाइम लगे। तो जाहिर सी बात है जब टाइम स्मॉल रहेगा तो आर क्या हो जाएगा, वेरी हाई हो जाएगा। और देखो इस केस में रेट को हम लोग एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं। मतलब रेट कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली इसमें स्पीड को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जो रिएक्शन 1 सेकेंड से भी कम समय ले रहा है तो हम कैसे उसके स्पीड को मेजर कर सकते हैं। रिएक्शन के स्पीड हम लोग स्टॉपिंग वॉच से मेजर करते हैं। जैसे वो वॉच अभी अब स्टार्ट ही कर रहे हैं कि रिएक्शन का टाइम देखते हैं कब ख़त्म हो रहा है, जब तक कि ख़त्म ही हो गया। तो इस केस में रेट को हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं। अब जरा एग्जाम्पल देखो, वो कौन से एग्जाम्पल्स हैं कि जो वेरी फास्ट रिएक्शन शो करता है। जैसे एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, आयोनिक रिएक्शंस जो होते हैं, आयोनिक रिएक्शन वो वेरी फास्ट रिएक्शन शो करता है। और इसमें आयनिक रिएक्शन क्या होते हैं, जिसमें आयंस इन्वॉल्व होते हैं, आयंस इन्वॉल्व, जिसमें आयंस इन्वॉल्व हो, ऐसा रिएक्शन जिसमें आयंस इन्वॉल्व हो। जैसे देखो एक रिएक्शन हम करा रहे हैं AgNO3 प्लस NaCl और AgNO3 से रिएक्शन हो रहा है। जाहिर सी बात है कि इस रिएक्शन में आयंस इन्वॉल्व है। देखो सिल्वर पे प्लस, NO3 पे माइनस, Na पे प्लस, Cl पे माइनस, मतलब Ag पे प्लस, NO3 पे माइनस, Na पे प्लस, Cl पे माइनस। अब ये रिएक्शन होगा तो Ag किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, Na किसके साथ आएगा, NO3 के साथ। तो क्या बन जाएगा, NaNO3 और प्लस AgCl। ये जो रिएक्शन है तुम्हारा आयोनिक रिएक्शन, जिसमें आयंस इन्वॉल्व है, और ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है, होना भी चाहिए फास्ट, क्योंकि आयंस क्या हो जाएंगे, ये प्लस वो माइनस को ले लेगा और इसका माइनस उसके प्लस को लेगा। वो 1 सेकेंड के अंदर अंदर ही ये काम हो जाता है और ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए याद रखना, आयनिक रिएक्शन जो होते हैं, मतलब जिसमें आयंस इन्वॉल्व हो जिस रिएक्शन में, वो वेरी फास्ट रिएक्शन शो करते हैं और इसके स्पीड को हम लोग एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाते हैं। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड टाइप पढ़ते हैं, पहले इसको आप नोट कर लें। अब जरा देखते हैं
सेकेंड टाइप जो आपका रिएक्शन है, वेरी स्लो रिएक्शन, रिएक्शन विच आर रिक्वायर्ड ईयर्स फॉर देयर कंप्लीशन। ऐसा रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने में सालों साल लग जाते हैं, उसको बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। मतलब कहने का मतलब कि जिसमें डेल्टा जो टी है, जो टाइम लग रहा है, वेरी, इसमें लार्ज टाइम लग रहा है। टाइम क्या इसमें लग रहा है? लार्ज टाइम। ऐसा रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने में टाइम क्या लग रहा है? लार्ज टाइम। तो जब टाइम लार्ज लगेगा तो रेट जाहिर सी बात क्या हो जाएगा? रेट काफ़ी स्लो हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। ठीक है, स्लो इसका रेट हो जाएगा, स्लो रेट, वेरी स्लो रेट। यहाँ पर लिख लेना वेरी स्लो रेट। क्यों? आप जानते हैं R बराबर डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। जाहिर सी बात है कि जब T नीचे काफ़ी ज़्यादा होगा, टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, तो R क्या हो जाएगा? काफ़ी स्लो होगा। R का वैल्यू काफ़ी स्लो आएगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? काफ़ी स्लो आएगा। अब इसमें ज़रा देखो, इसमें एक और बात लिख लो। इस केस में भी क्या होगा कि रेट कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। इसमें भी रेट को हम लोग एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब रिएक्शन के लिए टाइम ईयर्स लग जाते हैं तो उसको तो हम मेजर कर नहीं पाएंगे। काफ़ी स्लो रिएक्शन हो रहा है, इसलिए इसमें भी रिएक्शन के रेट को हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे। और इसमें जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो कौन हो जाएगा? ज़रा देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन के अंदर जो जंग लगता है तो जाहिर सी बात है कि सालों साल लग जाता है जंग लगने में। तो रस्टिंग ऑफ आयरन काफ़ी वेरी स्लो रिएक्शन है। तो वेरी फास्ट रिएक्शन को भी हम उसका भी रेट नहीं मेजर कर सकते हैं, अब वेरी स्लो रिएक्शन का भी रेट मेजर नहीं कर सकते हैं। तो फिर किसका करेंगे? तो हम लोग C नंबर में पढ़ते हैं, जिसका नाम है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसके रेट को हम लोग मेजर कर पाएंगे। और इसी रिएक्शन को इस चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करना है। रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो मॉडरेट का ही निकाल पाएंगे, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब जिसको अब देखते हैं हम लोग तीसरा टाइप का रिएक्शन जो है मॉडरेट रिएक्शन, रिएक्शन विच रिक्वायर्स फाइनाइट टाइम फॉर देयर कंप्लीशन। ऐसा रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने में फाइनाइट टाइम लगे, ऐसा टाइम जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। जाहिर सी बात है जब फाइनाइट टाइम को मेजर करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हम लोग इस केस में मेजर कर सकते हैं। लेकिन वेरी फास्ट रिएक्शन में टाइम तो काफ़ी कम लग रहा था, जिसको हम लोग मेजर नहीं कर पा रहे थे, तो रेट भी मेजर नहीं कर पा रहे थे। वेरी स्लो रिएक्शन में रेट काफ़ी स्लो था, टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता था, जिसको हम लोग मेजर नहीं कर पा रहे थे टाइम को, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी नहीं मेजर कर पा रहे थे। इस रिएक्शन में हम लोग टाइम भी मेजर कर लेंगे, रिएक्शन कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी मेजर कर लेंगे। और इस चैप्टर में हम लोग इसी रिएक्शन पे हम लोग स्टडी करेंगे। तो जाहिर सी बात है रिएक्शन विच रिक्वायर्स फाइनाइट टाइम फॉर देयर कंप्लीशन। और रेट, इस केस में रेट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। इस केस में रेट को हम लोग एक्यूरेटली मेजर कर पाएंगे। और एग्जाम्पल जरा देख लो इसका, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मॉलिक्यूलर रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें आयंस इन्वॉल्व नहीं होंगे, जिसमें मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे। क्या इन्वॉल्व होंगे? मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड। मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व, जिसमें मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, आयंस नहीं होंगे। जैसे इसके लिए एग्जांपल देख लो, N2 + 3H2 ये जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? 2NH3। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखो बैलेंस भी है, तो इसमें कहीं भी आयंस नहीं है। केटायन एनायन इस रिएक्शन में कहीं भी नहीं है, सब मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। जहाँ केटायन एनायन नहीं होते हैं वो सब मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब N2 कब जानते हो कि N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, H2 में H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन देखो कैसे होते हैं, ये पुराने बॉन्ड टूटते हैं, ये पुराने बॉन्ड टूटेंगे मतलब रिएक्टेंट वाले बॉन्ड टूट जाएंगे, अब प्रोडक्ट वाले बॉन्ड बनेंगे। देखो NH H H,
तो इसमें एन एन बॉन्ड है, एच एच बॉन्ड है और इधर एन एच बॉन्ड बना। तो बताओ पुराने बॉन्ड टूट के नया बॉन्ड बना कि नहीं बना। तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन में पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। इन्हीं पुराने बॉन्ड को टूटने में और नए बॉन्ड को बनने में जो टाइम लगता है वो टाइम फाइनाइट टाइम लगता है, जिसको हम लोग मेजर कर पाएंगे। और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलर जो रिएक्शंस होते हैं जिसका रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग मेजर कर पाएंगे, और इसी मॉलिक्यूलर रिएक्शन के बारे में हम लोग इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रेट। इसको सही से आपको पढ़ लेना है, नोट्स को सही से बना लेना है, इसको आप नोट कर लें। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी पर पूरे न्यूमेरिकल्स आएंगे। इसको हम लोग 2 केस में बात करेंगे, 2 केस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू particular components in the reaction। मतलब रिएक्शन के अंदर किसी खास कंपाउंड के रिस्पेक्ट में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। जैसे ए से बी, ये आपका एक रिएक्शन हो रहा है, इसको एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें। ए से बी एक रिएक्शन हो रहा है, इसी पे इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं। अब ये रिएक्शन जब हो रहा होगा तो इनिशियल टाइम t बराबर 0, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उस समय रिएक्टेंट को हम लोग A0 मोलारिटी लिए होंगे। मोलारिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, M का मतलब कॉन्सेंट्रेशन। तो शुरुआत में सिर्फ रिएक्टेंट होगा। अब हम क्या करेंगे, स्टॉपिंग वॉच अपने हाथ में रखेंगे, अब रिएक्शन को स्टार्ट कर देंगे तो टाइम शुरू हो जाएगा। जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा तो रिएक्टेंट से निकल के प्रोडक्ट बनेगा। तो शुरुआत में तो प्रोडक्ट अभी 0 बना है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो मान लेते हैं t बराबर t टाइम 10 सेकेंड 20 सेकेंड के बाद जाहिर से बात है कि इस रिएक्टेंट A0 में से कुछ निकलेगा, तो मान लेते हैं x निकलेगा। तो x निकलेगा तो इधर भी x बनेगा। कैसे बनेगा जरा देखो, 1:1 के स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो में है। देखो a का कोफिशिएंट कितना है 1 और b का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1:1 के रेशियो में है, तो इधर भी x निकलेगा तो उधर x बनेगा। ठीक है, मतलब इधर से x निकलेगा उधर से x बनेगा। ये काम तब कीजिएगा जब 1:1 के रेशियो में होगा तब। आगे अभी हम इस पर बात करेंगे। तो t बराबर t पर रिएक्टेंट में से कुछ x निकला उधर x बन गया, तो ये रिएक्टेंट का बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन है t बराबर t पर। अब जरा हम बात करते हैं इस रिएक्शन पर, हम लोग निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। मतलब इस रिएक्शन में ए जो आपका खास कंपाउंड है उसके रिस्पेक्ट में। तो हम क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन लिखेंगे क्या, डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। मतलब ए का रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो डेल्टा लिख दो, और यहाँ पर सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो किसका कॉन्सेंट्रेशन, जिसका हम रेट निकालेंगे, तो ए का, तो फिर इस बॉक्स में आप लगा कर रख दीजिए। इस बॉक्स का मतलब क्या हुआ कि ए का कॉन्सेंट्रेशन, और डेल्टा मतलब ए का कॉन्सेंट्रेशन का चेंज अपॉन डेल्टा टी। अब तुम बताओ कि ए किस साइड में है, रिएक्टेंट साइड। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट वाले को लिखेंगे तो माइनस लगा देना। क्यों माइनस लगाओगे, क्योंकि तुम जानते हो कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो रिएक्टेंट कम होते जाएगा, अब प्रोडक्ट बढ़ते जाएगा। तो रिएक्टेंट जब कम होगा तो इसीलिए निगेटिव साइन लगा देंगे, ताकि वो इंडिकेट करेगा रिएक्टेंट कम हो रहा है। ठीक है, और नहीं लगाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, देखना आगे हम समझा देंगे आपको। तो ज़रा बताइए, ये माइनस लगा लो। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब चेंज ए का कॉन्सेंट्रेशन लो फाइनल। तो ए का कॉन्सेंट्रेशन फाइनल कितना है, A0 माइनस एक्स, अब माइनस इनिशियल, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल में कितना है A0, माइनस लगा देना है।
और ये m का मतलब होता है मोलारिटी अपॉन डेल्टा टी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम 0। अब जरा बताओ, ये माइनस यहाँ पर रहने दो, a0 से a0 कैंसिल, माइनस एक्स अपॉन टी। अगर मैं ये माइनस नहीं लगाता तो बताओ रेट जो है निगेटिव आंसर देता, कभी स्पीड निगेटिव होता नहीं है, तो रिएक्टेंट वाले में निगेटिव आंसर आता है। उसी निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए साइड से आपको माइनस लगाना पड़ेगा। इसीलिए रिएक्टेंट का जब भी तुम एक्सप्रेशन लिखोगे रेट का तो माइनस लगा देना। तो क्या आंसर हो जाएगा, एक्स अपॉन टी। अब जरा देखो, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए को कई सारा हम नाम दे सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका नाम ए भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए। जाहिर सी बात है कि ए कम हो रहा है। या इसका नाम ये भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ कंजम्पशन मतलब खर्च होना, ए खर्च होगा तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए भी नेम दे सकते हैं। या रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए बोल सकते हो, डिक्रीज ऑफ ए मतलब ए का घटने का रेट। ए रिएक्टेंट साइड में जाहिर सी बात है घटेगा तो डिक्रीज वर्ड भी लगा सकता है। या लगा सकता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए मतलब ए रिएक्टेंट है, जाहिर सी बात है कि खत्म होगा तो ए का रेट का नाम इतने तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो रिएक्टेंट के केस में आपको हम बता दिए। अब हम बता रहे हैं बी के केस में कैसे निकालिएगा, बी के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग केस नंबर 1 में रेट ऑफ रिएक्शन निकालना सीख रहे हैं ए के रिस्पेक्ट में, फिर बी के रिस्पेक्ट में, मतलब रिएक्शन में खास जो कंपाउंड है उसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे। और फिर केस नंबर 2 में हम लोग ओवरऑल बात करेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लो। अब चलते हम लोग निकालते हैं रेट ऑफ बी, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन निकालने जा रहे हैं हम लोग बी के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखोगे इक्वेशन, डेल्टा सी होता है अपॉन डेल्टा टी, लेकिन यहाँ पर डेल्टा सी मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। तो किसका कॉन्सेंट्रेशन लोगे, बी का, तो कॉन्सेंट्रेशन का सिंबल बॉक्स लगा दो और ये हो जाएगा आपका। कितना आसान है, कितना आसान है। अब बताओ बी प्रोडक्ट साइड में है तो प्रोडक्ट साइड में आपको प्लस लगा देना है। अब प्लस नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं है, प्लस होना भी चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ता है। अब बताओ कैसे लिखोगे, सुनो ध्यान से, प्लस डेल्टा, बी का डेल्टा का मतलब होता है चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है एक्स, इनिशियल कितना है 0 अपॉन टी माइनस 0, तो कितना हो जाएगा एक्स बाई टी। अगर हम प्लस नहीं भी लगाते तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस बी का कितने, अब देखो बी का हम लोग कितनी तरह से नाम बता सकते हैं। रेट ऑफ बी को हम लिख सकते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी, प्रोडक्शन लिख लेना यहाँ पर, प्रोडक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी। या इसका नाम ये भी लिख सकते हैं रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बी, जाहिर सी बात है कि बी बढ़ेगा। या इसका नाम हो जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। अपीयरेंस का मतलब होता है अपीयर होना, बनना। तो बी का हम लोग प्रोडक्ट वाले कितने तरह से नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब भी किसी रिएक्शन को दे देगा और किसी खास कंपाउंड का रेट पूछेगा तो हम लोग ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे। तो इसको सेम रिएक्शन है, बस खाली बी वाले को आप नोट कर लें। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल आपको देते हैं, फिर समझाते हैं आपको। अब जरा देखो इस पे एक और एग्जाम्पल देते हैं, 2A और एक रिएक्शन इधर हो रहा है, 3B प्रोडक्ट बन रहा है। ये रिएक्शन क्या है, 2:3 के रेशियो में हो रहा है। तो अब बताओ इसको नीचे लिख देते हैं, 2A और ये आपका 3B प्रोडक्ट बन रहा है, ये 2:3 के रेशियो में रिएक्शन हो रहा है। तो T बराबर 0 पर जाहिर सी बात है इसका मान लेते हैं A मोलरिटी है, तो उस समय तो ये 0 बनेगा
और आपका रिएक्शन होगा t बराबर t, मतलब 10 सेकेंड या 20 सेकेंड या 10 मिनट या 20 मिनट के बाद हम कंसीडर कर रहे हैं, तो a में से कुछ निकलेगा। अब 2x निकलेगा, x नहीं निकलेगा, 2x, क्यों, कोफिशिएंट 2 है। और 2x नहीं बनेगा, अब 3x बन जाएगा। जो कोफिशिएंट होगा वही x के साथ लगा दो। अब जरा लिखते हैं इस पर रेट ऑफ ए लिखो। तो ए रिएक्टेंट साइड में जाहिर सी बात है कि निगेटिव साइन लगेगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, और ये निगेटिव। ए का चेंज फाइनल कितना है, ए नॉट माइनस 2x माइनस ए नॉट अपॉन टी माइनस 0, तो ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, और ये माइनस माइनस प्लस 2x बाई टी आंसर हो जाएगा। ऐसे ही रेट ऑफ बी लिख दो। अब हम एक ही नाम लिख रहे हैं, 10 को नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। रेट ऑफ बी, तो क्या लिखोगे, प्लस डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टी। अब जरा देखो डेल्टा बी, तो कितना हो जाएगा, देखो 3x माइनस 0, बी कितना फाइनल 3x माइनस 0 अपॉन टी माइनस 0, कितना हो जाएगा 3x बाई टी, ये हो जाएगा आपका। तो जब कोफिशिएंट 2, 3 ऐसे कुछ अलग लगा देगा तो कैसे डील करना है वो आपको हम समझा दिए हैं, इसको अच्छे से देख लेना चाहिए आपको। तो कहने का मतलब कि जब खास कंपाउंड के रिस्पेक्ट में आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो ऐसे ही एक्सप्रेशन आपको लिखना है, रिएक्टेंट में नेगेटिव, प्रोडक्ट में पॉजिटिव। अब इसके बाद से केस नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। उसमें किसी खास कंपाउंड के रिस्पेक्ट में रिएक्शन का रेट नहीं निकालेंगे, ओवरऑल निकालेंगे। वो कैसे करेंगे जरा देखते हैं, इसको आप पहले नोट कर लें। अब चलते हैं आगे, हम लोग केस नंबर 2 पे बातचीत करते हैं। केस नंबर 2 पे हम लोग बातचीत करते हैं, जरा देखिए ध्यान से। हम लोग अब रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। किसी खास कंपाउंड का अब नाम नहीं लिया जाएगा इसमें, बस सिंपल कहेगा रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन की बात होगी। इसमें किसी खास कंपाउंड का नाम नहीं लिया जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल जरा देखो, 2A से रिएक्शन हो रहा है, 3B बन रहा है। एकदम सेम वही एग्जाम्पल लेते हैं। T बराबर 0 पर इसको मान लेते हैं A0 मोलरिटी है, तो ये 0 बनेगा। और यही रिएक्शन आगे होते होते T बराबर T पे हम कंसिडर करना चाहते हैं, तो A0 माइनस 2x, और ये कितना हो जाएगा 3x। अब जरा देखो, हम लिख रहे हैं रेट ऑफ ए लिख रहे हैं। पहले हम रेट ऑफ ए लिख रहे हैं, तब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। पहले खास वाला लिखते हैं। तो ए लिख रहे हैं रिएक्टेंट साइड में, तो माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। अब जरा देखो क्या करोगे, ध्यान से देखो, माइनस साइन है यहाँ पर, डेल्टा है। अच्छा अभी क्या करो, इसमें तुम स्मॉल डी भी लगा सकते हो, स्मॉल डी भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप स्मॉल डी भी लगा सकते हो, ठीक है। अब स्मॉल डी हम लगा देते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, डी का मतलब क्या होता है, चेंज। किसका चेंज, ए का चेंज। तो ए का चेंज कितना हुआ, A0 माइनस 2x, तो इसको ऐसे लिखो, A0 माइनस 2x माइनस A0, हम ऐसे लिख रहे हैं इसमें, ठीक है। अपॉन डी ये बता रहा है, डी इंडिकेट कर रहा है कि चेंज, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल। और डी का मतलब अब टाइम के अंदर चेंज, तो टी माइनस 0, हम ऐसे लिख देते हैं इस केस में। तो A0 से A0 कैंसिल। अब जरा देखो, माइनस माइनस प्लस डी, और 2 बाहर आ जाएगा, और ये x अपॉन डी टी। सिंपल आप पढ़े होंगे कैलकुलस में डिफरेंशिएशन। आप जानते हैं कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है, कांस्टेंट 2 बाहर आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये x वेरिएबल यहाँ पर रुक जाएगा अपॉन डी टी। इस केस में आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। अब जरा आप खुद बताइए, तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस डी ए अपॉन डी टी बराबर कितना आ गया,
dx अपॉन dt। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं dx अपॉन dt बराबर क्या लिख सकते हो, -1/2 dA अपॉन dt। मतलब dx अपॉन dt को ऐसे लिख दिया, आप 1/2 कर दिए ऐसे। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी जो हम कैलकुलेशन किए हैं ए के हेल्प लेकर, अब हम लिखते हैं रेट ऑफ बी। रेट ऑफ बी लिखते हैं। तो रेट ऑफ बी कैसे लिखेंगे, प्लस डी ए अपॉन डी टी। अब बताओ, डी का मतलब होता है चेंज और ए में चेंज, सॉरी यहाँ पर बी करो क्योंकि बी का निकालने जा रहे हैं। तो बी में चेंज, तो बी कितना है 3x और इनिशियल कितना है 0 अपॉन डी टी माइनस 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3dx अपॉन डी टी। तो क्या यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी बी अपॉन डी टी, डी बी अपॉन डी टी। देखो ये डी बी अपॉन डी टी बराबर 3dx अपॉन डी टी। हम लोग इसको और इसको बराबर कर दें क्योंकि इसी का ना वैल्यू हम निकाले हैं। अब यहाँ से निकालो dx अपॉन डी टी, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/3 डी बी अपॉन डी टी, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब तुम खुद देखो इस रिएक्शन में dx अपॉन डी टी जो निकाले हैं ए का हेल्प लेकर वो इतना आया आंसर, बी का हेल्प लेकर निकाले हैं इतना आंसर आया है। ये भी dx अपॉन डी टी, ये भी dx अपॉन डी टी, तो बराबर कर दीजिए आप। ठीक है, इसको बराबर कर दीजिए। इतना पहले आप इसको नोट कर लें, नीचे हम मिटा रहे हैं, नोट कर लें, इसको मिटा रहे हैं हम। ठीक है, तो जरा देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से जरा देखो dx अपॉन डी टी बराबर क्या लिख सकते हो, -1/2 डी ए अपॉन डी टी, और ये dx अपॉन डी टी बराबर ही है, तो बराबर हो जाएगा 1/3 डी बी अपॉन डी टी। ठीक है, और आपका यहाँ पर प्लस साइन है तो प्लस साइन लगा सकते हो, यहाँ पर भी प्लस साइन लगा सकते हो। जरा देखो ध्यान से, इसी dx अपॉन डी टी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। इस रेट ऑफ रिएक्शन में किसी कंपाउंड का नाम नहीं लिखे हैं कि ए के रिस्पेक्ट में या बी के रिस्पेक्ट में, ये ओवरऑल है। तो जब ओवरऑल की बात करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन dx अपॉन डी टी किसके बराबर हो जाएगा, तो जरा देखो ए को जरा देखो ध्यान से, ए तो ए के रिस्पेक्ट में लिखो -da अपॉन डी टी, ए के रिस्पेक्ट में तो -da अपॉन डी टी लिख सकते हो, और जो इसका कोफिशिएंट है 2 से डिवाइड कर दो। अगर रेट ऑफ रिएक्शन का लिखना है एक्सप्रेशन तो बी के रिस्पेक्ट में अगर देख के लिखना है तो पहले बी वाला लिखो db अपॉन डी टी और उसका कोफिशिएंट 3 से डिवाइड कर दो। तो जब भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है ओवरऑल, किसी खास कंपाउंड का नहीं, तो खास कंपाउंड वाला लिख दो, उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो वो आंसर रेट ऑफ रिएक्शन का मिल जाएगा। या बी को खास है तो खास देख के लिख दो और उसको कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। तुम ए से निकालो चाहे बी से निकालो, आंसर सेम आएगा, बस कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। लेकिन वही खास में ए का सिर्फ पूछता या सिर्फ बी का पूछता तो हम कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करते हैं, जो हम पहले बता चुके हैं। तो खास वाले में कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करना है, और जब रेट ऑफ रिएक्शन पूछेगा तो कोफिशिएंट से आपको डिवाइड करते चले जाना है, आपका एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब इसको अच्छे से आप नोट कर लें। अब इस पे एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, जरा ध्यान से एकदम देखिए। यहाँ पर लेते हैं 2a + 4b और ये बन रहा है 5c, ये प्रोडक्ट बन रहा है। इस पे जरा हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। तो t बराबर 0 पर हम मान लेते हैं इसका A0 कॉन्सेंट्रेशन रखे हैं, और ये B आपका रिएक्टेंट, 2 रिएक्टेंट है, इसको B0 मान लेते हैं। तो उस समय तो C 0 बनेगा। t बराबर t पर हम कंसिडर करते हैं
तो a0 माइनस 2x, क्योंकि दो कोफिशिएंट है। इधर से b0 माइनस 4x, और इधर क्या बन जाएगा 5x, जो कोफिशिएंट है यहाँ 5 है वही बना देना है। अब लिखो जरा, हम लोगों को क्या निकालना है, एक्सप्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन का। तो पहले आपको खास लिखना पड़ेगा, रेट ऑफ ए लिखो। तो कैसे लिखोगे, माइनस डी ए अपॉन डी टी, और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन का सिंबल लगा दो। ठीक है, अब हम डायरेक्ट लिखते हैं। डायरेक्ट ए का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो जाहिर सी बात है, अगर फाइनल माइनस इनिशियल रखोगे ए में तो ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 2dx अपॉन डी टी आ जाएगा। डी ए अपॉन डी टी का कितना आंसर आ जाएगा, माइनस 2dx अपॉन डी टी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं dx अपॉन डी टी बराबर माइनस 1/2 डी ए अपॉन डी टी। ये हो गया पहला इक्वेशन आपका। ऐसे ही हम लिख सकते हैं रेट ऑफ बी, तो बी भी आपका रिएक्टेंट साइड में है, तो माइनस डी बी अपॉन डी टी। तो कैसे देखो, माइनस सिंबल साइन तो रहेगा ही, और डी का मतलब चेंज, और बी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो फाइनल, तो बी नोट तो कट जाएगा, सिंपल आपका 4 बाहर आ जाएगा, और डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। अभी आप चला के स्टूडेंट हैं, आप लोग समझ सकते हैं बातों को, इतना बेवकूफ़ आप लोग नहीं है। डी एक्स अपॉन डी टी माइनस 1/4, हाँ मिस्टेक हो गया, मिस्टेक। यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस बरकरार रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस, ठीक है, तो माइनस 1/4 डी बी अपॉन डी टी, ये आपका इक्वेशन नंबर, अभी इक्वेशन नंबर 2 आप यहाँ पर मत दीजिए। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 हम देते हैं। जब सॉल्व करेंगे यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ वही प्लस हो जाएगा, और हम ऐसे डी एक्स अपॉन डी टी लिख दिए हैं। ऐसे लिखिए रेट ऑफ सी, रेट ऑफ सी, सी को देखकर, तो सी तो आपका प्रोडक्ट साइड में है, तो प्लस डी सी अपॉन डी टी, तो इसको हम लिख सकते हैं 5dx अपॉन डी टी। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल कीजिएगा तो ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, dx अपॉन डी टी बराबर 1/5 डी सी अपॉन डी टी। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। आप समझ रहे होंगे बात को। ठीक है, अब जरा देखो, फ्रॉम 1 2 एंड 3, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अभी तुरंत देखोगे बहुत सारा, तो बहुत आसान है, देख के लिख सकते थे हम लोग, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत क्या है। तो हम लोग कैलकुलेशन करना ही नहीं है, देख के लिखेंगे, लेकिन बस समझाने के लिए शुरुआत में आपको ऐसे हम कर रहे हैं। dx अपॉन डी टी बराबर, पहला इक्वेशन में देखो, माइनस 1/2 डी ए अपॉन डी टी बराबर, अब बी वाले का dx/dt का आंसर कितना आया है, माइनस 1/4 डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू, इधर कितना, प्लस 1/5 डी सी अपॉन डी टी। ये एक्सप्रेशन आ गया किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का। dx अपॉन डी टी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें किसी खास कंपाउंड का नाम नहीं लेना है। अब बताओ, इस रिएक्शन को तुम डायरेक्ट देख के लिख सकते थे। अगर रेट ऑफ रिएक्शन पूछे इसमें, इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन, तो अगर ए से निकालना है तो माइनस डी अपॉन डी टी लिख दो और कोफिशिएंट 2 से डिवाइड कर दो, या अगर बी से लिखना है तो माइनस डी बी अपॉन डी टी लिख दो, 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि बी रिएक्टेंट साइड में तो माइनस लगा दो। सी से लिखना है तो सी प्रोडक्ट साइड में तो प्लस लगा दो, तो पहले डी सी अपॉन डी टी लिख दो, ये तो खास वाला हो जाएगा, और जैसे कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। तो ए से ऐसे निकाल दो, चाहे बी से निकालो, चाहे सी से निकालो, कोफिशिएंट से डिवाइड देते चले जाओगे तो वो इक्वेशन जो बनेगा वो रेट ऑफ रिएक्शन का होगा। लेकिन किसी खास वाले का अगर निकालने जाएंगे तो उसमें कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करेंगे। इस पे हम बहुत सारे एग्जांपल कराएंगे, पहले आप इसको सही से नोट कर लें। अब देखो, मैं दोनों केस को एक जगह समराइज कर रहा हूँ। ठीक है, एक जगह मैं समराइज कर रहा हूँ, जरा देखो ध्यान से, इस बात को तुम नोट में लिख लो, एक जगह समराइज कर रहा हूँ। जैसे देख लो, 2a से 3b बन रहा है आपका प्रोडक्ट। अगर सवाल में कहा कि रेट ऑफ
ए, कैलकुलेट कीजिए रेट ऑफ ए। तो कैसे लिखोगे इक्वेशन, ए रिएक्टेंट है तो माइनस डी ए अपॉन डी टी, या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी। कोफिशिएंट में 2 है, डिवाइड नहीं देना है क्योंकि खास कंपाउंड ए का पूछ रहा है। अगर ऐसे ही बोलता है रेट ऑफ बी निकालिए, अब बी का अगर नाम लेता इक्वेशन में, बी का नाम लेता क्वेश्चन में, बी का रेट ऑफ बी, तो प्लस डी बी अपॉन डी टी लिखेंगे, या इसी को प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी लिखेंगे। अगर कहता है सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन बोलता, किसी का नाम नहीं लेता, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन बोलता, तो कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, तो ए को देखो माइनस डी ए अपॉन डी टी, और इसका कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से क्या कर दो, डिवाइड। अब तुम इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो 1/2, यहाँ पर करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो वहीं पर लिख देते हैं -1/2, 2 से डिवाइड कर दो, हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन ये ए के हेल्प से निकाले हैं। अगर कोई बोले सर बी के हेल्प से निकालिए, तो बी प्रोडक्ट साइड में है तो डी बी अपॉन डी टी, और प्लस लगाओ क्योंकि प्रोडक्ट साइड में है, और कोफिशिएंट कितना है 3, तो 1/3 कर दो क्योंकि 3 से डिवाइड करो। तो इससे जो आंसर आएगा वही ए से भी आंसर आएगा, बस खाली कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, चाहे बी से निकालो चाहे ए से निकालो, आंसर सेम आएगा। तो ये फर्क पड़ता है। अब इसी बात को हम नोट करवा देते हैं, लैंग्वेज में लिखवा देते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किसी खास वाले में कोफिशिएंट का ज़रूरत नहीं है, और ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन में कोफिशिएंट का ज़रूरत है। इस बात को हम लिख देते हैं, पहले आप इसको नोट करें। तो जरा देखो ध्यान से, फॉर रेट ऑफ एनी पार्टिकुलर सब्सटेंस इन द रिएक्शन, रिएक्शन के अंदर किसी खास सब्सटेंस का रेट मतलब स्पीड जब निकालने जाएंगे तो उसका कोफिशिएंट मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट विल नॉट बी रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन वही बात फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन, किसी खास का नाम नहीं ले रहे हैं, स्टोइचियोमेट्रिक, स्टोइचियोमेट्रिक, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज रिक्वायर्ड, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिक्वायर्ड है। कब? जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालने जाएंगे, किसी खास वाले का नहीं। आप इस नोट को नोट कर लें, लिख लें, समझ लें। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल हम लिखते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब जरा देखो ध्यान से, कुछ रिएक्शन दिए हैं और रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग, मतलब इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, किसी खास का नहीं, पूरा रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन, हम रिएक्शन शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, क्या लिख सकते हो, dx अपॉन dt, ये खास वाला नहीं है। तो अगर H2O2 से लिखना चाहते हो तो H2O2 तो रिएक्टेंट साइड में है, तो -d और H2O2 यहाँ पर लिख दो अपॉन dt। अब कोफिशिएंट कितना है 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए, इक्वल टू प्रोडक्ट से लिखना है तो प्रोडक्ट में प्लस 1/2 DH2O अपॉन dt। अगर O2 से लिखना चाहिएगा तो प्लस DO2 अपॉन dt। इसके कोफिशिएंट में 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इससे लिखना चाहते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर -N2 अपॉन dt इक्वल टू, हाइड्रोजन से भी लिख सकते हो, -1/3 DH2 अपॉन dt प्लस 1/2 DNH3 अपॉन dt।
इस रिएक्शन से अगर लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन तो कैसे लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो ए से लिखना चाहते हो तो -dA/dt और 1/2 से डिवाइड करना है, 1/2 से, तो ऐसे डिवाइड होगा। जरा देखो इसी में तुम लोग कन्फ्यूज करोगे, 1/1/2, क्योंकि 1/1/2 करना होगा, डिवाइड करना है तो 1/2 से डिवाइड करना है। तो सिंपल तुम इसको ऐसे लिख दो यहाँ पर -2। जब 1/2 से डिवाइड करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही अगर b से -dB/dt और 3 से गुना कर दो। इसमें गुना हम नहीं कर रहे हैं, डिवाइड ही कर रहे हैं, लेकिन 1/3 से डिवाइड करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू +5dC/dt। तो इस फर्स्ट लेक्चर में मैंने रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बता दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में आपको डिवाइड करके समझा दिया। अब इस पे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में पूरा न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा, मैथमेटिकल क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे वो मैं कराऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना नहीं भूलें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।